हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने IBPS PO प्री कैसे क्लियर किया था 2024 में, वो भी विदाउट अरिथमेटिक। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2024 में फ़र्स्ट पेपर दिया था ये, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्री क्लियर हो गया था। और उसमें मैंने बिल्कुल भी अरिथमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन तो दूर की बात, तब तक मैं अरिथमेटिक पर पहुंची नहीं थी। अरिथमेटिक के चैप्टर्स पर मैंने सिर्फ तो स्पीड मैथ्स को कवर किया था। अब आप लोगों को भी ये पता है कि सिर्फ वो स्पीड मैथ्स के 4 चैप्टर करके तो हम कोई भी प्री नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे कैसे चेंज कर लिया कि मैंने प्री निकाल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वांट में एक तरह से 3 सेक्शन होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्पीड मैथ्स, ठीक है, जिसमें ये 4 चैप्टर आते हैं। फिर आती है डाटा इंटरप्रिटेशन DI, फिर आती है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को तो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी काम ही नहीं है अरिथमेटिक का कोई। और एक कैसलेट आती है। कैसलेट भी आप ये लगा लो कि एक तरह से अरिथमेटिक का पार्ट ही है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कैसलेट भी नहीं बनती जब तक वो अरिथमेटिक ना करें। सबसे पहले हम स्पीड मैथ्स पे मूव करते हैं। तो स्पीड मैथ्स में हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं: सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में रॉन्ग और मिसिंग, ठीक है। तो अब PO में तो आती तो अप्रॉक्सीमेशन ही है ना। अप्रॉक्सीमेशन में साथ में कुछ भी आ सकता है। अभी जो न्यू पैटर्न है, आप पहले ये समझो, न्यू पैटर्न क्या कहता है कि 30 मार्क्स देगा वो हमें क्वांट में से, बट क्वेश्चन 35 ही है। कह ये रहे हैं कि स्पीड मैथ्स में से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनकी वेटेज होगी 5 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि हम अरिथमेटिक को भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही कम्प्लीटली हमने उस पर क्रॉस कर दिया। तो हम अपनी स्पीड मैथ्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना कि चाहे उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ जाए, चाहे मिसिंग सीरीज़ आ जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि रॉन्ग आ गई तो हमारी शिफ्ट टफ थी। नहीं, देखो यार, ये 10 दिन में भी हो जाएंगी चीज़ें, फिर भी हमारे पास तो अभी 10 दिन से ज़्यादा टाइम है। आपने करना क्या है, आपने रोज़ 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं अप्रॉक्सीमेशन के और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के और मिसिंग के कम लगा लो तो भी चल जाएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बहुत ज़्यादा लगाने हैं। अल्टीमेटली अब आपका गोल क्या होना चाहिए कि स्पीड मैथ्स में से मुझे ये 5 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं गंवाना है। ये नहीं हो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आप 9 भी करके आ रहे हो। नहीं, अगर 10 आ रहे हो तो आपको 10 ही करने हैं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा क्योंकि हम अरिथमेटिक को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। हमें पता लग जाता है कि यार इस टॉपिक में से हमारे नंबर नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए वो टॉपिक था अरिथमेटिक मैथ्स का, तो इसीलिए मैंने अपना स्पीड मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। बट फिर मेरे मन में आया कि यार अकेले स्पीड मैथ्स के 4 चैप्टर में से तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 10 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि तब पैटर्न और था। तब बाकी नंबर मैं कहाँ से लाऊं? फिर मैंने देखा, फिर मैंने ना DI को देखना स्टार्ट किया कि DI में क्या होता है, कैसे होता है। फिर मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो प्री बेस्ड DI होती है ना, जो प्री बेस्ड DI होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है मेंस के DI से। क्योंकि मेंस में आता है अरिथमेटिक बेस्ड DI और प्री में अरिथमेटिक बेस्ड DI नहीं आती, वो जनरल DI आती है। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि जब हमारा अरिथमेटिक होगा हम तभी DI करेंगे। नहीं, वो बात बिल्कुल गलत है। आपका ऐसा सोचना कि अरिथमेटिक के बाद ही DI हो सकती है, वो बहुत गलत है। देखो, पेपर बहुत पास में है, हमने नंबर निकालने हैं। अभी आप क्या करोगे, आपने YouTube पे जाना है, प्री बेस्ड DI को सर्च करना है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। PO का बस थोड़ा सा ये है कि PO में DI थोड़ी सी कैलकुलेटिव आती है, आपको चीज़ें सीधी नहीं दी होती, ठीक है। तो आपने जाके सर्च करना है, आपको बहुत सारी DI मिल जाएंगी जो प्री बेस होंगी, आपने बस वही करनी है। जब आप प्री बेस DI देखोगे ना, आप क्या देखोगे कि सारी DI एक जैसी लग रही हैं। वो एक जैसी तो लगनी ही हैं, क्यों? क्योंकि जो DI प्री बेस है ना, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एक तरह के आते हैं। आपसे वो रेशो पूछ लेगा, आपसे मोर और लेस पूछ लेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर और लेस पूछ लेगा, बस। उसके पास ये 5 क्वेश्चन ही हैं और उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता प्री बेस DI में। तब मैं अब आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने फटाफट प्री बेस DI करनी यूट्यूब से स्टार्ट कर दी।
मैंने बहुत सारे, मैंने एक दिन बैठ गई ना, मैंने सारी यूट्यूब पे जितनी भी DI थी ऑलमोस्ट प्री की कंप्लीट कर ली। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए, उनमें मेरे DI में से नंबर बनने लग गए। तो इसीलिए मैं आपको सही गाइड ही कर रही हूँ कि 10 नंबर की देखो DI आएगी आएगी, और 5 नंबर हमारे यहाँ से बन गए। हम 20 मिनट में 15 नंबर तो ले ही सकते हैं ना मैथ में से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस करना ये है, आपको एक तो स्पीड मैथ्स करना है डेली, और आपको प्री बेस GI करनी है। क्योंकि ये देखो, अगर आपका अरिथमेटिक भी नहीं हुआ और अभी आप अरिथमेटिक करने लग जाओगे ना, तो ये आप 15 नंबर से भी जाओगे, मतलब आपके 15 नंबर भी नहीं आप ले पाओगे अच्छे से। तो मेरी सलाह तो यही है कि हम पहले अपना DI को फोकस करें और फिर हम अपने ये स्पीड मैथ्स के 5 नंबर निकालें बस। अगर हमारे क्वांट में से इस स्टेज पे, क्योंकि जहाँ कुछ हो नहीं सकता, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही हारे बैठे हैं कि हम नहीं प्री निकाल सकते। थोड़ी सी हिम्मत तो करो ना, थोड़ी सी मेहनत तो करो ना, अपनी तरफ से तो मेहनत करो ना। फिर होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है। देखो, अगर तुम DI कर लोगे और स्पीड मैथ्स को पक्का कर लोगे, अगर तुम्हारा प्री नहीं भी निकला तो ये बात तो नहीं है ना कि वो तुम्हें काम नहीं देंगी। आगे तुमने कितने पेपर देने हैं, हर पेपर में वो चीज़ तुम्हें काम दे रही होगी, वो चीज़ तुम्हारे काम आ रही होगी। तो ये नहीं सोचना कभी भी कि यार मैं कर लेता हूँ, मेरी मेहनत ख़राब नहीं। मेहनत किसी की कभी ख़राब नहीं जाती, हमें उसका फल मिलता ही मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले। बस आपने अभी चुप करके मैं जो कह रही हूँ वो कर लेना है। इस पे फोकस करो और DI पे फोकस करो, और इसको भी छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ एक बार के लिए। बस आपने ये दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, अपने स्पीड मैथ्स पे और DI पे। करके तो देखो ना, DI बनने लगेगी। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट में जो चाहे कुछ भी पूछ लेना, मैं सबका जवाब दूंगी, ठीक है। अभी हम अपने रीजनिंग सेक्शन पे मूव करते हैं। मैंने ये सारे चैप्टर और ये चैप्टर अलग क्यों रखे हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि ये दोनों चैप्टर मेरे नहीं हुए और मैं ये 6 चैप्टर कर लेता हूँ, तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रहा है बच्चा। क्योंकि ये 2 चैप्टर की वेटेज इतनी ज़्यादा है ना कि आप चाहे वो 6 चैप्टर कर लो, आप फिर भी नहीं इन दोनों को मैच कर पाओगे। इसमें से हमें मिलने हैं 25 मार्क्स और इसमें से हमें मिलने हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स। मुझे पता है कि बच्चों की मेंटेलिटी क्या रहती है। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में हैं कि चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ये वाले, क्योंकि ये वाले सारे ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू सिटिंग एंड पजल। हमें यहाँ से सिर्फ 15 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ से हमें 25 नंबर मिल रहे होंगे। तो पेपर को क्लियर करने के लिए जो चीज़ आपको करनी है वो क्या, देखो, अभी पहले ये समझ लो, इसमें से रीजनिंग में से हमें मिलने हैं 40 मार्क्स और क्वेश्चन आएंगे 35, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं श्योर हूँ कि मार्क्स कहाँ से बढ़ेंगे कहाँ से नहीं बढ़ेंगे, बट जो भी कहा जा रहा है वो ये कि एक सेट सिटिंग या पजल का ऐसा आएगा जिसकी वेटेज होगी 10 मार्क्स और 3 सेट ऐसे आएंगे जिनकी वेटेज होगी 15 मार्क्स, ये आएगा, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना सिटिंग और पजल में, फटाफट आप इन 10-15 दिनों में सिटिंग और पजल के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो कि एटलीस्ट आप ये 3 सेट तो पेपर में बना पाओ ना। अगर आपका मिसलेनियस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 15 मार्क्स यहाँ से ले लोगी, तो आप पजल के 2 सेट बनाओ। मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि हमने 25 नंबर रीजनिंग में से स्कोर करने ही करने हैं, वो आप पे है आपको कैसे करने हैं। अगर तो आपका मिसलेनियस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 15 नंबर आ सकते हैं, चलो इसको तो हम भूल ही जाते हैं। अगर एक सेट आ गया तो वो सबको पता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे आएगा, क्योंकि वो एक सेट हमें 10 मार्क्स दे रहा होगा, वही 3 सेट हमें 15 नंबर दे रहे होंगे। अगर आपका मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग है, 15 मार्क्स यहाँ से लेके आ रही हो, तो आपने सिर्फ 2 सेट करने हैं, तो आपके 25 पूरे। अगर आपका सिटिंग और पजल थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे आपसे बन जाते हैं, तो आप 3 सेट यहाँ से करो और मिसलेनियस में से 10 करो, फिर भी हमारे 25 मार्क्स बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही कह रही हूँ कि एटलीस्ट 25 का तो टारगेट लेके चलो ना। अगर आपको ये लग रहा है ना कि 40 में से 25 लाने बहुत मुश्किल है, तो ये भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 40 में से 40 आते हैं, इवन मेरे भी 40 में से 40 आ रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि 40 में से 40 कैसे आए, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करें, वो भी आप मेरे को बता देना, मैं उसके लिए एक मॉक भी लेकर आऊँगी। मिसलेनियस में से सबसे मेन चैप्टर है जिसमें से आप इजीली नंबर निकाल सकते हो, वो है सिलोजिज्म का, जिसमें से हमारे 4 से 5 नंबर
ईजिली आ सकते हैं। और अगर किसी को नहीं पता, हमने भी यूट्यूब पे स्ट्रेंजर टू स्ट्रॉन्गर की सीरीज़ चलाई हुई है। पीओ प्री से पहले हमारा वो पूरा हो जाएगा। अगर किसी को देखनी है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें से 25 नंबर तो निकालने ही निकालने हैं, कुछ भी हो जाए। और मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि बच्चे बहुत डर रहे होंगे कि वेरिएबल आता है पीओ के एग्ज़ाम में। जो पीओ के एग्ज़ाम्स में प्री में जो वेरिएबल वाली सिटिंग पजल आती है ना, वो बहुत ईजी आती है एज़ कम्पेयर टू मेंस वाली सिटिंग पजल जिसमें वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल से आपने डरना नहीं है। प्री में आपको वेरिएबल वाले सिटिंग पजल के क्लूज़ आसानी से मिल जाएंगे, बट मेंस में नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने ये नहीं सोच के चलना कि वेरिएबल आएगा। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आप खुद सोचो, टाइम तो 20 मिनट में आपको वो 60 मिनट्स वाले क्वेश्चन थोड़ी उठा के दे देंगे। उनको भी तो पता है ना कि बच्चे के पास 20 मिनट है, तो वही देंगे ना तो आप करने के एबल होगे 20 मिनट में, ठीक है। तो 25 तो आपको यहाँ से निकालने ही पड़ेंगे, और इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो मैंने किया था मैं बस वही बता रही हूँ आपको। अभी रीजनिंग में आपको करना है, आपको डेली सिटिंग और पज़ल को 1 घंटा देना है। डेली सिटिंग और पज़ल को 1 घंटा सेपरेटली देना है, जिसमें आप सिर्फ इसके प्री के क्वेश्चंस लगाओ वेरिएबल वाले। विदाउट वेरिएबल तो हमसे वहाँ पे जाके हो ही जाने हैं। देखो 1 घंटा तो आपने सेपरेट देना है, और वही आप सेक्शनल मॉक लगाओ रीजनिंग का, जिसमें आपको मिसलेनियस भी मिल रहा हो और पज़ल भी आप कर पा रहे हो। तो ये तो टाइम आपको देना ही, ये टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और हमें करना ही अभी क्या है, ठीक है। तो आपको इस वे से चलना है, ये नहीं कि यार होगा नहीं होगा। आप मेहनत तो करके देखो, सब होगा। अभी इंग्लिश पे चलते हैं। देखो यार, इंग्लिश में ना सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। किसी का कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है और किसी का कोई। हमारे इंग्लिश में से कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक वीक है वो हमें पता लग जाता है। सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होता है। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने अपने ये सारे टॉपिक ना किसी शीट पे लिख लिए कि मेरे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो पेपर में मैंने क्या किया, मैं ये जो भी टॉपिक होते हैं ये सबसे पहले अटेम्प्ट करती हूँ, कि मुझे पता है कि मैं इनमें से नंबर खींच लूँगी। बट वहीं अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूँ ना, तो इनमें से मेरे नंबर नहीं बनते। मतलब बन जाएंगे, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना मुझे इनमें आता है। तो जैसे जब भी कभी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जाके मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले मैं देखती चलती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में आ रही हैं। वहीं अगर मुझे वर्ड्स स्वैप दिख जाता है, मैं करने लग जाती हूँ। मिसस्पेल्ट बहुत ईजी लगते हैं मुझे, क्लोज टेस्ट बहुत ईजी लगता है, फिर पैराजम्बल। ये टॉपिक ना थोड़े से ऐसे कॉमन हैं जो बच्चे ईजिली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले टॉपिक। और आप पीओ प्री की एनालिसिस उठा के देख लो 2024 की, उसमें आपको इन सारे टॉपिक में से ना 15 से लेके 20 नंबर के क्वेश्चन मिल ही रहे होंगे। एक तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, जो कि हमें 8 या 9 नंबर दे जाएगा। बाकी इतने सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से हमारे कुछ तो नंबर आ ही सकते हैं ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी मैं कहती हूँ आप 5 नंबर तो लेके आओ ना 9 में से, ठीक है। 5 नंबर हमने यहाँ से बना लिए हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। वहीं अगर पैराजम्बल आ जाए या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए, तो यहाँ से भी हमारे 5 नंबर तो इजीली आ सकते हैं ना। क्योंकि ये चीज़ तो बहुत इजी आती है, इतनी टफ नहीं आती। हमें पता लग जाता है कि फर्स्ट वाले ए के बाद सी है, बी है, क्या है। अगर नहीं आती तो अभी दिन है, आप इसको करो ना, आप इसको करके तो देखो, आपको बहुत ईजी लगेंगी। और ये तो होगा नहीं कि इनमें से आपके पास कुछ भी ना आए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने ये कर ली, और फिर अगर ये ना आया, इनमें से कुछ तो आएगा ना। ये टॉपिक में से एनालिसिस उठा के देख लो, इन सारे टॉपिक में से 15 से 20 नंबर के आए ही आए हुए हैं क्वेश्चंस। मिसस्पेल्ट कितना इजी है, स्पेलिंग एरर हमें 1 मिनट में दिख जाता है। वही एरर डिटेक्शन करने में हमें कितना टाइम लगता है। क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो भी हमें दिख जाता है। सेंटेंस कनेक्टर अच्छे से आ जाते हैं, वर्ड स्वैप आ जाता है, वर्ड अरेंजमेंट आ जाता है। फर्स्ट वर्ड ए है, बी है, सी है, फिर सी बी ए ऐसे दिए होते हैं जो भी ऑप्शंस हमारे पास। तो आपको बस अपनी स्ट्रेंथ को पता करना है। देखो ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया। अगर मैं आपको टारगेट दूं तो मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे 15 नंबर तो हम इंग्लिश में से लेके आ ही सकते हैं ना, 15 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सबको आता होता है, वो तो सब कर लेते हैं देख के, ठीक है। और इतना टफ नहीं आता जितना आप सोचते हो, बहुत इजी इंग्लिश आती है। ये मत सोच के चलो कि बहुत टफ आ जाएगा, पता नहीं क्या ही आ जाएगा।
हम सब CBSE से पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ BBC में, वहाँ हमारे पास रीडिंग कॉम्पिटिशन हमने कितने अच्छे से किए हुए हैं CBSE में। तो वही चीज़ आती है घूम फिर के, ये नहीं कि कुछ अलग आ जाएगा। तो मैं बस एंड पे आपको यही बात कहना चाहूँगी कि अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करो, चाहे वो आप स्ट्रेंथ इन्हीं में क्यों ना लाई कर रही हो, ठीक है, उसको पक्का कर लो एकदम। बट ये नहीं कि आपने 2-3 टॉपिक ही पक्के कर लिए। जैसे मैंने ये इतने सारे टॉपिक पक्के किए हुए हैं कि एटलीस्ट मुझे 15 नंबर तो मिल जाए ना इनमें से। अगर मैं वहीं पे ये कहती कि नहीं नहीं मैं तो बस इतने ये 3-4 टॉपिक ही पक्के करूँगी, अगर वो आई ये 3 जाते और ये जाता तो फिर मैं फंस जाती ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ी ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक पकड़ने हैं, उसको पक्का करना है, और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको टॉपिक्स को पक्का करना है। एटलीस्ट आप 7-8 टॉपिक तो इतने पक्के कर लो ना इंग्लिश के, क्योंकि आएगा तो उसमें से ही आएगा ना, 7-8 में से। ऐसा तो है नहीं कि 7-8 ही नहीं आएंगे, अब ये कॉम्प्रिहेंशन तो पक्का ही आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश का तो अभी हो गया जितना मैंने बताया आपको कि आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आपकी, और आपको उसी पे काम करना है कि आपके 15 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है। हमारे 15 नंबर यहाँ से हो गए, 25 नंबर हमारे रीजनिंग में हो गए, 15 नंबर मैंने आपको मैथ्स में से टारगेट दिया, तो हमारे टोटल 55 नंबर तो हो गए ना। बाकी आप पे है, बाकी मेरी तरफ से तो मैंने आपको 55 की स्ट्रैटेजी बता दी, बाकी आप पे है कि आपको और नंबर कहाँ से निकालने हैं, क्योंकि कट ऑफ अराउंड जाती है 55 की। तो अभी लास्ट मोमेंट में हम इतना कर ले, हमारे लिए वही बहुत है ना। बाकी और नंबर भी आप ला सकते हो, रीजनिंग में से आप 3 पजल कराए, सारा का सारा मिसलेनियस कराए तो आपके 30 हो गए, वो आप पे है। बट मैंने आपको मिनिमम बता दिया कि 55 तो हमें लेकर ही आने हैं, बट एक्यूरेसी के साथ लेकर आने हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे करना है। आपने ना अभी मॉक देना है। अगर अभी आप फुल मॉक नहीं दे सकते ना, सेक्शनल से शुरू करो और फिर एक फुल मॉक पे जाओ। हमारे पास इतना टाइम है, ऐसा मत सोचो 15 दिन में क्या ही हो जाएगा। हम करना चाहें तो 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ हूँ बस आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप ऐसे हार के मत बैठो कि मेरे से कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप पेपर भी क्लियर कर सकते हो, इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है प्लीज़ किसी ने। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो ये यूट्यूब पे आप मॉक देते हो ना, उस मॉक में जो आप टीचर्स के साथ मॉक दे रहे होते हो इतने टाइमर में इतना, उस मॉक में ना और एक्चुअल मॉक टेस्ट में बहुत फ़र्क है। मैं आपको क्लियर कट बोल दूं कि उस मॉक से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको अभी 1-2 महीने हुए हैं, फिर तो आप वो अभी हेल्प वाले मॉक दे दो, टीचर की हेल्प वाले। बट अगर आपको 5 महीने 6 महीने हो गए ना, फिर उन मॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं। मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, चैप्टर के क्वेश्चन आप यूट्यूब से कर सकते हो, क्योंकि हमें इतना मटेरियल नहीं मिलता चैप्टर वाइज, ठीक है। बट मॉक तो हमारे पास बहुत अवेलेबल होते हैं ना टेस्ट सीरीज़ में। किसी भी टेस्ट सीरीज़ को पकड़ो, किसी भी कंपनी की, और वहाँ से मॉक टेस्ट देने शुरू करो, क्योंकि वो मॉक आपके नंबर बहुत 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 बढ़ाएंगे। अगर आपके अभी मान लो ओवरऑल में से 40 आ रहे हैं ना, वो आपको 60 तक ले जाएंगे। बट वही अगर आप फिर यूट्यूब के पीछे लगे हुए हो, यूट्यूब वाले मॉक दे रहे हो उनके, आप सोचोगे टाइमर तो वो भी लगा रहे हैं, टाइमर तो मॉक में भी लगता है, बट वहाँ कोई प्रेशर नहीं ना होता कि टाइम कम हो रहा है। वो तो एक एक क्वेश्चन पे टाइमर लगा रहे होते हैं। मॉक में तो हमारे पास ओवरऑल टाइमर होता है जो हमें ऊपर दिख रहा होता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट लगाओ इन सब के साथ। मैथ का देखो मैंने आपको बता दिया कि हमें 5 नंबर स्पीड मैथ से लेके आने हैं और 10 नंबर DI से लाने ही लाने हैं। रीजनिंग में आपके पास ये है कि अगर आप मिसलेनियस से 15 नंबर ला सकते हो तो आप सिटिंग और पजल के 2 सेट बहुत हैं। अगर आपका मिसलेनियस इतना स्ट्रॉन्ग आपको नहीं लग रहा, आप 10 मार्क्स ही ला सकते हो, तो वही सिटिंग पजल में आपको फिर 3 सेट करने पड़ेंगे। और इंग्लिश में आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। 8 टॉपिक कोई भी ऐसे चुनने हैं जो आपके एकदम पक्के हों। आपको इतना ज़्यादा वो 8 टॉपिक को पक्का कर लेना है कि वो 8 में से कोई भी आए आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो और 15 नंबर ले सकते हो बस। अगर आपको ये 55 नंबर भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, फिर तो नहीं हो सकता। मैं आपको सीधा बता दूं, ऐसे भ्रम में रखने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिनके 90 प्लस भी आ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना कि 55 कैसे लाएंगे, बस ये सोचो कि हमें 55 लेकर आने हैं, चाहे कुछ भी और हमारे आ सकते हैं।
पॉजिटिविटी से शुरू करो, पॉजिटिव रहो। जो जो मैंने बताया है कि सिटिंग पजल की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, अगर डीआई नहीं की तो यूट्यूब पे जाके डीआई वाला टॉपिक सर्च करो और डीआई करो। और इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो करना ही करना है, उसके अलावा कोई भी 6-7 टॉपिक ऐसे निकालो जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर मेहनत करो। क्यों नहीं आएंगे नंबर, ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हुआ, कोई क्वेरी हुई, आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई कर रही होंगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।